नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। आंध्र के पूर्वी गोदावरी के कुछ इलाकों में हिंसा और आगजनी के बाद कर्फ्यू सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कापू नेता एम पद्मनाभ ने दी बेमियादी अनशन की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर राज्यपाल ने बीजेपी और पीडीपी से मांगा जवाब। बीजेपी ने कहा पीडीपी की शर्तों की जानकारी नहीं। पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती पर छोड़ा फैसला। अरुणाचल के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अदालत ने राष्ट्रपति शासन से जुड़ी रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया वापस। पूर्व मुख्यमंत्री को दस्तावेजों की प्रति देने का निर्देश। मनरेगा खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लागू करने पर गुजरात समेत कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पूछा संसद में बने कानून क्यों नहीं हुए लागू। सूखा पीड़ित राज्यों के हालात पर केंद्र से मांगा 10 फरवरी तक जवाब। और भारत अफगानिस्तान के बीच वीजा पर अहम समझौता। राजनयिक पासपोर्ट रखने वालों को नहीं होगा वीजा की जरूरत। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बढ़ेगा सहयोग। और अब पहली खबर। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर असमंजस बरकरार है। राज्यपाल एनएन वोहरा ने मंगलवार तक बीजेपी और पीडीपी को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उधर दोनों पार्टियां पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर अलग अलग बैठकें कर रही हैं। पीडीपी ने आखिरी फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। राज्यपाल एनएन वोहरा ने बीजेपी और पीडीपी से इस मामले में मंगलवार तक फैसला लेने के लिए कहा है। उधर बीजेपी और पीडीपी ने अलग अलग बैठक की, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बीजेपी के राज्य इकाई के नेताओं ने चर्चा की। बीजेपी का दावा है कि सरकार बनाने के लिए शर्तों को लेकर पीडीपी ने कोई लिखित जानकारी नहीं दी है। बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के कार्यकाल के दौरान दोनों पार्टियों के बीच तालमेल था। ये विषय माननीय मुफ्ती जी की तरफ से तो कभी आया नहीं है, लेकिन जब कोई राइटिंग में कोई बात आएगी हम लोग केंद्र में भी ये विषय रखेंगे और उसके बाद जो भी होगा। जनता ने 6 साल के लिए वहां पर एक मैंडेट दिया है, उस मैंडेट की सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सरकार बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर चल रहा है। पीडीपी ने सोमवार को बैठक कर आखिरी फैसला लेने का अधिकार महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। The legislature party was briefed by Mahbooba ji and the party authorized her to place the party point of view before the governor for any further action that would be taken. उधर कांग्रेस ने सरकार बनाने को लेकर किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। सरकार बनाने से पहले हमने भी ऑफर किया था, एनसी ने भी ऑफर किया था। उसके बाद तो बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, तो उसके बाद तो वो चैप्टर खत्म हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के 23 दिन बाद भी सरकार बनाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। गठबंधन न होने पर मध्यावधि चुनाव ही विकल्प बचेगा। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर साथ ही नजीर अहमद लावे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से पीडीपी के, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद होंगे श्रीनगर से। उनसे भी बातचीत हम करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये मुद्दा 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और लग रहा था कि अब लेंगी शपथ और तब लेंगी शपथ, लेकिन अब लगता है मामला लगातार खिंच रहा है, मुलतवी हो रहा है। राज्यपाल ने जो सवाल पूछा है उसके क्या मायने हैं इस वक्त? देखिए, वो तो एक अच्छा सवाल पूछा उन्होंने कि असमंजस की जो स्थिति थी उसको रोकने के लिए वो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप इसको लटका के नहीं रख सकते, और वो भी एक जम्मू कश्मीर जैसी बहुत ही सेंसिटिव स्टेट में। जहाँ तक आपने कहा कि 3 हफ्ते गुजर गए, देखिए जम्मू कश्मीर की राजनीति भी और स्टेट भी ये बाकी राज्यों से हटके है। और मुझे जिन हालात में ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कोई मामूली अलायंस नहीं था,
वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी एडमिट किया, मुफ्ती साहब ने खुद ने एडमिट किया, साउथ और नॉर्थ पोल का दो मिलन है। एक्सट्रीम्स, हाँ। कैसे मिलन है ये समझना बड़ा मुश्किल था, इसलिए ये बहुत मुश्किल था। और ट्रांजिशन अब एक ऐसे मरहले में हो रही है, एक तो मुफ्ती साहब की गैर मौजूदगी में, इतना बड़ा नेता जो डाइसेंट को संभाल सकते थे, जिन्होंने संभाल के रखा भी हुआ था, और दूसरा महबूबा जी का अपना आगे का रास्ता। भारतीय राजनीतिक अगर मापदंडों से चलें तो महबूबा जी काफी यंग हैं अभी, शी हैज अ लॉन्ग इनिंग्स अहेड ऑफ हर, और एक इस अलायंस की वजह से, उसकी मिसहैंडलिंग की वजह से जमीन खिसक गई है पीडीपी की कश्मीर में, और वैसे ही जम्मू रीजन में भाजपा की जमीन भी खिसक चुकी तो है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अलोकप्रिय हो गई है क्या पीडीपी, और भाजपा जम्मू में अलोकप्रिय हो गई है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, बदकिस्मती से जिस धुरी पे ये अलायंस बनाने की कोशिश की गई कि साहब दोनों रीजन्स खितों के बीच में जो दूरियां हैं, जो कई कारणों से पिछले 6-7 दशक से चलती आ रही है, उसको मिटाने की हम ये कोशिश की वजह से ये बना है, वो हो नहीं पाया। उसके कई कारण थे, और इसी वजह से ये हुआ कि अगर नहीं हुआ तो महबूबा जी आज अपने आप को बड़ी मुश्किल स्थिति में पा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी पॉलिटिकल जमीन वापस तलाशती नजर आ रही हैं। जहां तक भारतीय जनता, एक छोटा सा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक पॉइंट है, दे हैव नो ऑप्शंस। वो तो शेर की सी स्थिति है कि आप शेर के सामने हैं, शेर आपको खाएगा या छोड़ेगा, ये शेर को निर्भर करना है। जी हाँ, फिलहाल नज़ीर अहमद लवे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नज़ीर साहब, ये बताइए कि फिलहाल जब ये अलायंस हुआ था तभी ये कहा गया था, जिस तरह से खुद अनिल जी भी कह रहे हैं, कि दो एक्सट्रीम्स जो हैं उनका मिलन होना था, लेकिन कई लोगों ने ये भी इसे बेहतर भी बताया कि जो केंद्र में सरकार है, अगर जम्मू कश्मीर में भी उसी पार्टी के साथ, अलायंस के साथ सरकार होगी तो शायद ये इस राज्य के लिए भी बेहतर है, या हो सकता है दोनों हिस्से जम्मू कश्मीर के नज़दीक आएँ। लेकिन फिलहाल वो मुश्किलें जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जो देख रही हैं, जो बीजेपी की अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, पीडीपी की है, फिलहाल वो मुश्किल आपके सामने है। कब तक आखिर ये मुलतवी रखेंगे आप इस सरकार को, कब तक अधर में रखेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर जो हमारी नजर में है, पीडीपी की नजर में, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक ही स्टेट है, हम एक ही रीजन स्टेट के लोग रहते हैं। चाहे जम्मू में बीजेपी को वोट दिया, चाहे जो कश्मीर में पीडीपी को वोट दिया, लेकिन हम एक ही स्टेट मानते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जी नजीर साहब, आवाज आ रही है? जी हाँ, तो हम फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनिल आनंद जी, ये बताइए फिलहाल कि ये तो बात ठीक है, वो कह रहे हैं अच्छी बातें हैं, सुनने में अच्छा लगता है, हालांकि हकीकत इससे अलग है। तो क्या अगर ये मान के चलें कि ये जो शपथ लेने की जो बात चल रही है, बीजेपी के पास भी बहुत ज़्यादा कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने कदम पीछे खींच लें, पीडीपी क्या सोच रही है, अभी क्या चल रहा है उनके दिमाग में? देखिए, ऑप्शंस भी पीडीपी के पास भी ज़्यादा नहीं है, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही ऑप्शन है कि अलायंस कंटिन्यू हो। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि जितनी कोशिशें, जितना प्रोत्साहित करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई होने के नाते या दिल्ली होने के नाते, वो शायद कहीं पे उसमें कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। अब महबूबा मुफ्ती इस वक्त आइसोलेशन में है, जैसे मैंने पहले कहा, उनको कहीं ना कहीं से कुव्वत चाहिए। वो कुव्वत की तलाश मुफ्ती साहब भी कर रहे थे, लेकिन वो खुद बहुत बड़े नेता थे, तो उसके बिना भी वो 10 महीने खींच के ले गए। बाकी अलग बात है कि उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एंडेवर, अगर हो सकता है आज की रात या इससे पहले कि महबूबा मुफ्ती गवर्नर से मिलने जाएं, कुछ ऐसी एश्योरेंसेस हो जाएं जिससे वो जो पीडीपी कमजोर पड़ गई है कश्मीर में, उनकी जमीन खिसक गई है, वो कहीं ना कहीं कुछ अपने लोगों को कहने में अपने लोगों को ये बोलें कि हमने शायद अपनी शर्तों पर ये हमने फिर से शुरू किया है ये अलायंस, मुफ्ती साहब के गुजर जाने के बाद। नजीर साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जब ये अलायंस हुआ था तब लोगों ने काफी इस तरह से इसको कहा था कि क्रांतिकारी राजनीति की शुरुआत है, कुछ लोगों ने नेगेटिव ज्यादा कमेंट्स हमने देखे थे। क्या आपको लगता है कि वही नेगेटिविटी भारी पड़ रही है, कि शायद जो घाटी है, जो वैली है, वहां पर लोगों को समझाने में पीडीपी नाकाम हो रही है कि बीजेपी के साथ किस तरह से ये अलायंस रखा जाए? नहीं, हमारा जो हमारे मुफ्ती साहब ने जो अलायंस किया है, जो इसमें सीएमपी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्योंकि मुफ्ती साहब नहीं रहे 10 महीने के बाद, ही बहुत कम टाइम था, जो काम हमने किया बहुत अच्छा किया। मैंने कहा पहले भी कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक स्टेट मानते हैं। हम सारे मिलके हम एक ही स्टेट के लोग हैं, अब भाई हैं। हमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहते हैं, मुफ्ती साहब ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, हम हमारे स्टेट के लिए, और वो जो सेंटर को इम्प्लीमेंट करना है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को हम लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जम्मू के लोगों को के लिए भी, लद्दाख के लोगों के लिए भी, और कश्मीर के लोगों के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ नजीर साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि फिलहाल जो अलायंस चल रहा था मुफ्ती साहब के वक्त पर, उनके गुजर जाने के बाद
ऐसा क्या बदल गया इस दौरान कि आप फिर से नए सिरे से इस अलायंस की शर्तों को देखना चाहते हैं? देखिए, मुफ्ती साहब तो चले गए, अब तो नए सिरे से ही स्टार्ट ही कर रहा है अलायंस। अब देखा, अब तो महबूब जी की हाथ में बागडोर आई, उसका अपना स्टैंड है, उसको सोचना है कि हम ये कॉमन मैन प्रोग्राम कैसे चलाएंगे, क्योंकि जब नए वजीर आएंगे तो वहां से हमारे जो अपने भाई हैं, जो दूसरे साथी हैं जो अलायंस में है, उनको भी देखना है। मुफ्ती साहब को सब जानती थी। तो क्या लोगों को शामिल करने के अलावा ज्यादा मिनिस्टर्स अगर आपके बन जाएंगे, इसके अलावा क्या कुछ पॉलिसीज भी ऐसी हैं, क्या कोई पॉलिटिकल इश्यूज भी ऐसे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मामला पहले ठंडा करके सब कुछ आप सेटल करें, उसके बाद नए सिरे से सरकार चलाएं? नहीं, हमारा स्टैंड ये है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, हमारा जो स्टैंड, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो अलायंस के साथ हमने फाइनल किया है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब होगा उसके बाद। जी, चलिए, लगता है फिर उनसे लाइन कट गई है, लेकिन यहाँ लाइन बनी हुई है अनिल लालन जी के साथ और बाकी सवालों का जवाब उनसे लेते हैं। ये बताइए फिलहाल कि अगर ये अलायंस नहीं बनता है, शर्तों पे अगर नहीं मानती है बीजेपी, तो क्या आपको लगता है कि मध्य अवधि चुनाव होंगे? देखिए, एक रास्ता तो वो है, ये दूसरे जो सरकार विकल्पित सरकार बनाने की जो बात हो रही है, मेरा मानना है, अगर मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक कश्मीर का एक्सपर्ट होने के नाते मैं कहूँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अब इन हालात में बीजेपी के साथ जाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी अगर आप फारूक अब्दुल्ला साहब अभी यही कहीं स्टेटमेंट दे रहे थे, उमर अब्दुल्ला साहब तो संसद में कसम खा चुके हैं कि उनकी गलती थी। नहीं, वो कसम तो कोई मायना नहीं रखती है, ये जमीनी हकीकत जो है वो मायना रखती है। आज की डेट में अगर फारूक साहब भी कह रहे हैं, उमर साहब दिन भर ट्वीट कर रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए अगर नहीं चलानी है, उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह है कि अगर चुनाव हो जाता है तो जो फजीयत पीडीपी की हुई इस अलायंस की वजह से, उसका नेगेटिव जो फायदा वोट जो है वो एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। हालांकि कोई पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बनी है। और संख्या के हिसाब से देखें अगर तो नहीं, संख्या के हिसाब से तो जो अभी आप मौजूदा असेंबली की अगर बात कर, नहीं, उसमें तो फिर ऐसा है ना, अगर कांग्रेस और मानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे हो जाते हैं तब तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 3-4 जो वो हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त सब लोग चुनाव की तरफ देख रहे हैं, खासकर पीडीपी और बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि उनको फायदा होगा बीजेपी का। जैसे मैंने आपको बताया कि धरातल उनका बिल्कुल। ये भी मुझे बताइए आप बारीकी से, मैं इस बात को समझना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या डैमेज हो गया इन 10-11 महीनों के दौरान कि दोनों की जो आप कह रहे हैं सियासी जमीन खिसक गई, क्या बदला ऐसा घाटी में? देखिए, एक तो बेसिकली ये अलायंस के जो फाउंडेशन थी वही गलत थी। दूसरा, जो प्रोमिसेस किए गए, जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, नहीं हुई वो। फॉर इंस्टेंस एक नई चीज बीच में आ गई, सैलाब आ गए, वहां पे बहुत तबाही हुई, जम्मू में भी और कश्मीर में तो श्रीनगर शहर तो तकरीबन बहने की कगार पे था। तो जो तवक्को थी, जो मुफ्ती साहब ने लोगों को एश्योरेंस दी थी कि भाई माली इमदाद कुछ हमको आएगी या फ्लड रिलीफ बहुत ज्यादा होगा, उन चीजों में केंद्र ने अपना हाथ, क्योंकि कई बार ये कहा गया कि बीजेपी की वैचारिक नीतियों की वजह से शायद घाटी उससे दूर हो, लेकिन दूसरे लोग ये भी आर्गुमेंट दे रहे थे, ये दलील भी दे रहे थे कि दिल्ली जो है कश्मीर के लोगों के लिए वो एक ही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा कारण ये रहा कि जैसे सेंसिटिव इश्यूज थे जिनको भाजपा अपना कोर इश्यूज कहती है, बीफ बैन की बात जैसे उन पे गवर्नेंस का जो इनका एजेंडा था उसमें तय था कि इनको अंडर द रैप रखा जाएगा। तो अगर आप कहें कि आपके परिवार में से किसी ने कहा, मैंने नहीं कहा, इसने कहा, लेकिन कहा तो सही, तो वो भी एक बड़ी दुखती रख थी, जिससे आपको लगता है घाटी में कुछ हार्ट बर्न हो गया है? जी बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, और कई तरह के परसेप्शंस बने जो इस अलायंस के और पर्टिकुलरली पीडीपी के फेवर में नहीं गए। और ये लगा कि शायद घाटी में जो सेंटिमेंट्स है उसके साथ पीडीपी ने समझौता किया है, ये भी कहीं ना कहीं बात उभरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए आपका। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, अभी छोटा सा ब्रेक। आंध्र प्रदेश में ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण कापू समुदाय का प्रदर्शन हिंसक होने के बाद, आरक्षण की वजह से जिस तरह से प्रदर्शन हिंसक हुआ है उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूर्वी गोदावरी जिले में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती हुई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कापू समुदाय को आरक्षण देने के वादे को दोहराया है। कापू नेता एम पद्मनाभ ने आरक्षण मिलने तक उपवास पर बैठने की धमकी भी दी है। और इस बीच पूर्वी गोदावरी के काकानेड़ा में कापू समुदाय के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहे कापू समुदाय के लोगों का विरोध थमता नहीं दिख रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना किया गया है। साथ ही पूर्वी गोदावरी के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की। गवर्नमेंट विल टेक सूटेबल एक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशंस इन एक्सेस ऑफ 50%. I am having so much of acquaintance with these people for the last 40 years.
నాట్ నౌ. ఎప్పుడు వాళ్ళ మనసులో ఒక పాజిటివ్నెస్ ఉండేది తప్ప ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కూడా పౌరుషంగా ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళు పోలీసులు కొడతారండి? ఎందుకు కొడతారండి పోలీసుల్ని? लेकिन रविवार की हिंसा के बाद समुदाय के नेता एम पद्मनाभन ने कहा कि उनका यह आंदोलन आरक्षण मिलने तक जारी रहेगा। उन्होंने अनिश्चितकालीन उपवास की भी धमकी दी है। पद्मनाभन ने हिंसा के लिए सत्तारूढ़ टीडीपी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने भी सरकार पर इस मामले को उलझाने का आरोप लगाया है। The recent this 2014 election, there is a lot of promise by the Chandrababu Naidu, saying that definitely I will give for reservation. Yours is the oldest issue. I'll consider. But unfortunately, 18 months is over after he came in power. But he never cared about the issue of the reservation. Chandrababu Naidu promised earlier, before election, that is before election, he promised like anything. He want to give the reservation to the Kapu section. Now it is 2.5 years after that, they revolted like this, and then now it is a failure of the, it is a clear-cut picture, it is a failure of the government as well as the Chandrababu Naidu. प्रदर्शनकारियों ने रविवार को तुनीर स्टेशन पर रत्नांचल एक्सप्रेस के 4 डिब्बों को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा में जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत कम से कम 15 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। कप्पू आरक्षण की मांग का ये मामला पुराना है। कप्पू यानी किसान समुदाय के ये लोग उत्तरी तेलंगाना और रायलसीमा में रहते हैं और उनकी गिनती अगड़ी जातियों में होती है। आंध्र प्रदेश में उनकी आबादी तकरीबन 16 से 20% है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी या सीपीएम से गठबंधन पर कांग्रेस ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। राज्य के पार्टी नेताओं ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कई बड़े नेता सोमवार को दिल्ली पहुंचे और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इन नेताओं ने राहुल को ताजा राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। He has assured us that in consultation with CP Madam Sonia Gandhi ji, he will be able to conclude this chapter of alliance, either yes or no. सूत्रों के मुताबिक राज्य के अधिकतर नेता सीपीएम की अगुवाई वाले वाम गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, लेकिन पार्टी नेताओं ने इस पर सीधे कुछ भी कहने से इनकार किया। We have discussed very clearly to our leadership what is happening in the state, what type of atrocities are going on there. It is very difficult for the common people to stay fearlessly. पश्चिम बंगाल में वाम दलों से गठबंधन करना कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति है। पश्चिम बंगाल और केरल में एक वक्त पर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल में सत्ताधारी कांग्रेस का मुकाबला वाम दलों से होना है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में वाम दलों से गठबंधन का बचाव करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को भेजा नोटिस वापस ले लिया है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी और संसदीय सचिवों के कार्यालयों से जब्त सारी फाइलों और दस्तावेजों की प्रतियां शुक्रवार तक उन्हें मुहैया कराएं। मामले की सुनवाई कल भी होगी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राज्यपाल की रिपोर्ट तलब करने वाला आदेश वापस ले लिया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगा था। केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 361 का हवाला देते हुए बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। I have never been anybody's agent. I was not agent. I am not an agent. I do things of my own conscience, of my own rationale, and of my own reading of the Constitution and interpretation of the clauses and provisions of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। तुकी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को चुनौती दी है। ये अरुणाचल तो शांतिपूर्व प्रदेश है और समाज लोग शांति चाहते हैं। वहाँ इस प्रकार से स्थिति में आम लोगों को नुकसान हुआ और बहुत लोग को अभी डर पैदा हो रहा है। अरुणाचल में राजनीतिक संकट के बाद 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके विरोध में कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मनरेगा और दूसरी केंद्रीय योजनाएं लागू नहीं करने के लिए गुजरात समेत कई राज्यों को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या संसद में बने कानून इन राज्यों में लागू क्यों नहीं हुए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सूखा पीड़ित राज्यों में केंद्रीय योजनाओं की स्थिति पर 10 फरवरी तक हलफनामा भी मांगा। शीर्ष अदालत ने 18 जनवरी को मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून और मिड डे मील जैसी योजनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सूखा पीड़ित राज्यों में लोगों को राहत नहीं मिल रही है। दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले पर 2 हफ्ते तक चले विरोध के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय में आज से शिक्षण का काम बहाल हो गया। रोहित को इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रही संयुक्त कार्रवाई समिति ने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई को बाधित नहीं करने का फैसला किया गया है। उनके जरिए समिति ने कहा कि उन्होंने कहा है कि रोहित को इंसाफ के लिए 10 दिनों की और समय सीमा तय की गई है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि छात्रों की रिले भूख हड़ताल जारी रहेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव के इस्तीफे की मांग पर भी ये छात्र कायम है। कार्यवाहक कुलपति परियासामी के अनुरोध के बाद प्रोफेसरों ने अपने पदों पर बने रहने की सहमति भी जताई थी। पीएचडी के दलित छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। रोहित समेत 5 छात्रों को बीते साल एबीवीपी के कुछ छात्रों के साथ विवाद के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। छात्रों के साथ विपक्षी दलों ने विश्वविद्यालय में सरकार की दखलंदाजी के आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे की मांग की है। अफगानिस्तान के विकास में भारत पूरी मदद करता रहेगा। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में विभिन्न दलों की एकता सरकार सभी के हित में है और उसे बनाए रखना चाहिए। दोनों देशों ने तालिबान से बातचीत और आतंकवाद को परास्त करने की साझा रणनीति पर भी बातचीत की। अफगानिस्तान के सीईओ और मंत्रिमंडल के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक मसलों के अलावा अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात और आतंकवाद के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच राजनयिकों के वीजा मुक्त यात्रा से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। डॉक्टर अब्दुल्ला की मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी हुई। बैठक में अफगानिस्तान को 92 लघु योजनाओं के लिए रकम देने का फैसला हुआ। डॉक्टर अब्दुल्ला मंगलवार को जयपुर में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस मौके पर उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से विस्तृत बातचीत होगी। भारत का संदेश यह है कि अफगानिस्तान में संयुक्त सरकार का जो प्रयोग है उसे जारी रहना चाहिए और डॉक्टर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद का पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने श्रीलंका की जेलों में बंद 15 मछुआरों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने जब्त की गई 69 नावों को छुड़ाने का भी अनुरोध किया है। रविवार को श्रीलंकाई नौसेना ने पुदुकोटे के 9 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 5 दिनों के 2 देशों के दौरे के तहत आज शाम ब्रुनेई पहुंचे। उन्होंने ब्रुनेई के साथ तेल और नेचुरल गैस के क्षेत्र में सहयोग को बेहद अहम बताया। पूर्वी एशियाई देश ब्रुनेई की भारत के लिए रणनीतिक महत्व का भी उन्होंने जिक्र किया। विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने पत्रकारों से बातचीत में संसद में बढ़ते अवरोधों पर गंभीर चिंता जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभापति या आसन की दंडात्मक शक्तियों में इजाफा करना इसका समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अवरोध के लिए जिम्मेदार सांसदों को दंडित करने की बजाय चर्चा और बहस के जरिए मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। बीते मानसून और शीतकालीन सत्र में लगातार अवरोधों के बाद राज्यसभा के सभापति की शक्तियों में इजाफे का मुद्दा उठा था। उपराष्ट्रपति का ब्रुनेई का दौरा 1 से 3 फरवरी तक है। इसके बाद वो थाईलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। Question is not of arming the chair with police powers. That is neither here nor there. The question is of developing an attitude in which all sections of the House consider it more productive to discuss, debate and decide rather than otherwise.
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को हुए बम धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाका काबुल स्थित पुलिस मुख्यालय के पास एक कार में हुआ। काबुल के गृह मंत्रालय के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था। हमला काबुल और आतंकी संगठन तालिबान के बीच बातचीत की रूपरेखा बनाने के लिए होने वाली तीसरे दौर की वार्ता से ठीक पहले हुआ है। 6 फरवरी को इस्लामाबाद में ये बातचीत होनी है। और अब एक नज़र देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर संक्षेप में। केरल के आबकारी मंत्री के बाबू ने एक बार फिर अपना पदभार संभाल लिया है। दरअसल सतर्कता अदालत ने उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद बाबू ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में केरल हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। धौलपुर हाउस मामले में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने वसुंधरा के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। धौलपुर महल पर वसुंधरा राजे के कथित मालिकाना हक को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में काम पहले से ही तेजी से ही चल रहा है। कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत आरोप तय करने पर 4 मार्च को फैसला सुनाएगी। इस मामले में सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री डी नारायण राव और 13 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। डीडीसीए मामले में कोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अर्जी को मंजूर कर लिया है। जेटली ने डीडीसीए में उनके अध्यक्ष पद के दौरान मामले से जुड़े कागजात कोर्ट को मुहैया कराने की अपील की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 5 अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वाराणसी में इलाज में लापरवाही से आंखों की रोशनी खो जाने के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। रविवार को वाराणसी के एक अस्पताल में इंजेक्शन की ओवरडोज से 7 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने का मामला सामने आया था। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दायरे को बढ़ाना चाहती है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि इसका 61 नए जिलों में विस्तार किया जाएगा। इससे पहले यह अभियान देश के 100 जिलों में शुरू किया गया था। फरीदाबाद में 30वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले का आज से आगाज हो गया। मेले का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में इस साल तेलंगाना को थीम राज्य बनाया गया है और इसमें 20 देश शिरकत कर रहे हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की सोमवार को 13वीं बरसी मनाई गई। कल्पना को नासा के कई स्पेस शटल की सफल उड़ानों के लिए जाना जाता है। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई थी, लेकिन उनकी ये आखिरी उड़ान करोड़ों देशवासियों के दिलों पर अमिट पहचान छोड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब पर कब्जा कर सानिया मिर्जा भारत वापस आ गई हैं। सानिया ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुने जाने पर खुशी जाहिर की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा की गई थी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।